नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, किस ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं रहता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं रहता है। अगले प्रश्न की बात करें कि शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि है वो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी अनुकर्मणीय अभिक्रिया है? अनुकर्मणीय या अनु उत्कर्मणीय अभिक्रिया कौन सी है? तो देखिए एसओ3 है वो SO2 प्लस O2, ये कैसी अभिक्रिया है? अनु उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं हैं। अनु उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं कौन सी होती है? जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, एक ही दिशा में संपन्न होती है, या कह सकते हैं क्रिया कारक से उत्पाद का निर्माण हो जाता है और वापिस उत्पाद से क्रिया कारक नहीं बनता है। ऐसी अभिक्रियाएं अनु उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए SO3 है SO2 प्लस O2, अनुकर्मणीय या अनु उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। फिर इसी में ऑप्शन देखिए अलग अलग है। तो N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 2NH3 का निर्माण होता है, ये एक उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। N2 प्लस 3H2 उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, यानी ये इस दिशा में भी संपन्न हो सकती है और इस दिशा में भी संपन्न हो सकती है। फिर देखिए 2KClO3 से 2KCl प्लस 3O2 का निर्माण होता है, ये कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव श्वसन में अंदर ली जाने वाली वायु का 78.09% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम श्वसन लेते हैं, अंदर वायु लेते हैं, तो 78.09% नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, 21% ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और 0.03% CO2 ग्रहण करते हैं। और मानव श्वसन के दौरान बाहर छोड़ी जाने वाली वायु का जो प्रतिशत है वो 78.09% नाइट्रोजन बाहर छोड़ते हैं। जितनी लेते हैं उतनी नाइट्रोजन वापस बाहर छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं, 17% बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21% श्वसन के दौरान अंदर लेते हैं और 17% ऑक्सीजन श्वसन के दौरान बाहर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार CO2 0.03% अंदर लेते हैं और 4% CO2 का निष्कासन श्वसन के दौरान होता है। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय मृदा का उपचार किया जाता है। कैसी मृदा है? अम्लीय मृदा का उपचार चूने की सहायता से भी किया जाता है, डोलोमाइट की सहायता से भी किया जा सकता है और रॉक फॉस्फेट के उपयोग से भी अम्लीय मृदा का उपचार किया जा सकता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। निम्न में से कौन सा त्रिसारकीय अम्ल का सूत्र है? त्रिसारकीय अम्ल कौन सा है? तो देखिए H3PO4। H3PO4 क्या है? त्रिसारकीय अम्ल है। त्रिसारकीय अम्ल कौन कौन से हैं? देखिए फास्फोरिक अम्ल है H3PO4। फास्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H3PO4 होता है और ये त्रिसारकीय अम्ल है। एक होता है फास्फोरस अम्ल जिसका सूत्र होता है H3PO3, ये भी क्या है? त्रिसारकीय अम्ल है। खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? धान खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, अलसी है वो रबी की फसल है। अलसी रबी की फसल है। देखिए रबी की फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये रबी की फसलें हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो अतिसार प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ए और ब दोनों राइट हो जाएंगे। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अतिसार और मलेरिया, ये दोनों प्रोटोजोआ जनित रोग है। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की जीवन चक्र के
अन्वेषण की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रोस के द्वारा की गई। मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, उसके जीवन चक्र के अन्वेषण की खोज रोनाल्ड रोस के द्वारा की गई है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की मात्रा के 1/1840 के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की मात्रा के 1/1840 होती है। किस अवस्था में डीएनए की पुनरावृत्ति होती है? डीएनए की पुनरावृत्ति कौन सी अवस्था में होती है? एस प्रावस्था में होती है। डीएनए की पुनरावृत्ति किस अवस्था में होती है? एस प्रावस्था में डीएनए की पुनरावृत्ति होती है। किस अवस्था में केंद्रक में डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है? केंद्रक में डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। कौन सी अवस्था में? एस प्रावस्था के अंदर केंद्रक में डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम वैक्सीन बनाई थी किसके द्वारा बनाई गई? एडवर्ड जेनर के द्वारा सर्वप्रथम वैक्सीन बनाई गई। और कौन सी वैक्सीन बनाई थी? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम वैक्सीन किसने बनाई? एडवर्ड जेनर ने बनाई। चेचक के टीके की खोज की थी सबसे पहले एडवर्ड जेनर के द्वारा। चेचक है एक, तो चेचक विषाणु से होने वाला रोग है। चेचक विषाणु जनित रोग है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन साल्क के द्वारा की गई। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क के द्वारा की गई। किण्वन की खोज किसके द्वारा की गई? किण्वन की खोज या पाश्चुराइजेशन की खोज किसके द्वारा की गई? लुई पाश्चर ने की थी। खसरे के वैक्सीन की खोज किसने की? जॉन फ्रैंकलिन और एंडर्स द्वारा की गई। खसरे के वैक्सीन की खोज किसने की? जॉन फ्रैंकलिन एंडर्स द्वारा की गई। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर और एमिल रोक्स के द्वारा की गई। किसकी? रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर और एमिल रोक्स के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखिए, द्विसारकीय अम्ल कौन सा है? तो H2SO4 है। द्विसारकीय अम्ल कौन सा है? H2SO4 है। द्विसारकीय अम्ल डाइबेसिक एसिड क्या होते हैं? वे रासायनिक यौगिक जिनमें अम्ल अणु प्रति 2 बदली हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, वो द्विसारकीय अम्ल कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 द्विसारकीय अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल H2CO3 द्विसारकीय अम्ल है। अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो देखिए, ये सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। बिल्कुल सही बात है। गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। यह पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये कथन भी राइट है कि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह अंतर्ग्रहित दूरी तथा अंतराण्विक दूरी दोनों के लिए मान्य है। ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे।